नमस्कार दोस्तों, मैं विजय तिवारी। स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल द बुक सोसाइटी में, जहां हम आज की क्लास में सब्जेक्ट कोड BHIC 109 की सीरीज शुरू करने जा रहे हैं। जहां जो ये हमारी किताब है वो किताब सन 1550 से लेकर 1605 तक के भारत की राजनीतिक, भारत की आर्थिक, भारत की सांस्कृतिक विशेषताओं के बारे में बताएगी। न सिर्फ भारत की आर्थिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक विशेषताओं के बारे में बताएगी, बल्कि यह भी बताएगी कि किस प्रकार से बाहरी आक्रमणकारियों ने भारत की राजनीति को छिन्न भिन्न किया और साथ साथ भारतीय राजनीति को एक नई दिशा भी प्रदान करी। जहां आज की इस वीडियो में हम इस किताब के चैप्टर नंबर 1 की चर्चा करेंगे। तो यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल से जुड़ना ना भूलें। इसके साथ साथ आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप को भी ज्वाइन कर सकते हैं ताकि आपको आने वाली वीडियो की अपडेट पहले से ही दी जा सके। इस चैप्टर को पढ़ने के बाद हमें यह पता चलेगा कि मुगल काल से पहले किस प्रकार से फारसी दरबारी भाषा बनी, इसके साथ साथ वो किस प्रकार से विभिन्न क्षेत्रों में प्रयोग की जाने लगी। यानी कि मुगल काल से पहले पहले भारत में फारसी का विकास कैसे हुआ। इसके साथ साथ दूसरी चीज़ यह पता चलेगी, दूसरा प्रश्न ये बनेगा इस चैप्टर से कि मुगल काल में फारसी का विकास कैसे हुआ। तो चलिए चैप्टर की शुरुआत करते हैं, जहां चैप्टर में एक छोटी सी प्रस्तावना दी गई है। क्योंकि चैप्टर पहला ही है तो प्रस्तावना भी हमारे लिए महत्वपूर्ण हो जाती है। जहां इस चैप्टर की प्रस्तावना हमें यह बताने की कोशिश करती है, हमें यह बताना चाहती है कि भारत में किस प्रकार से फारसी भाषा का आगमन हुआ और ये कैसे धीरे धीरे कर कर विभिन्न क्षेत्रों के लोगों की पसंदीदा भाषा बनती गई। तो देखिए, फारसी के आगमन की शुरुआत होती है महमूद गजनवी के आक्रमण से। महमूद गजनवी के बारे में आप सभी जानते होंगे, इसे मूर्ति भंजक के नाम से जाना जाता है। इसने 17 बार भारत पर आक्रमण किया था। तो जब भी किसी देश पर बाहरी आक्रमणकारियों का आक्रमण होगा तो उसका सबसे पहला परिवर्तन ये आएगा कि उस देश की जो अर्थव्यवस्था है वो बिल्कुल डामाडोल हो जाएगी, क्योंकि आक्रमणकारी देश की अर्थव्यवस्था को छिन्न भिन्न कर देंगे। इसके साथ साथ यदि आक्रमणकारी उस क्षेत्र में बस जाएं तो उस क्षेत्र की राजनीति, अर्थव्यवस्था और सबसे बड़ी बात, देश की संस्कृति को भी बदलने से नहीं चूकेंगे। ऐसे इन बाहरी आक्रमणकारियों के कारण भारत की राजनीति में फारसी समा गई और देखते ही देखते ये न सिर्फ दरबारी भाषा बनी बल्कि सामाजिक, राजनीतिक और आर्थिक हर क्षेत्र को इसने प्रभावित किया। जब हम गजनवी साम्राज्य की बात करते हैं तो गजनवी साम्राज्य से भारत में फारसी संस्कृति का पर्दापण हुआ, यानी कि शुरुआत हुई, और धीरे धीरे कर कर ये विभिन्न क्षेत्र, विभिन्न धर्म और हर प्रकार के लोगों को अपने आप से जोड़ती चली गई। आगे चलकर जब मुग़ल आए तो मुग़लों की अगर हम मुग़लों की बात करें तो मुग़ल वैसे तो तुर्की भाषा बोलते थे, लेकिन प्रशासनिक क्षेत्र में, साहित्यिक क्षेत्र में, सांस्कृतिक क्षेत्र में, अभिव्यक्ति के माध्यम में धीरे धीरे संचार की भाषा फारसी ही बनती गई। यानी कि जब मुग़ल आए भारत में, बाबर आया भारत में, तो उसके बाद हुमायूं, अकबर, इन सब के शासनकाल में भाषा तो बोली जाती थी तुर्की, लेकिन धीरे धीरे दरबारी भाषा क्या बनती गई? फारसी। आगे कुछ इतिहासकार ये बताते हैं कि तुर्क भाषा का भी बहुत बड़ा योगदान है, जबकि कुछ इतिहासकारों का कहना है कि नहीं, ऐसा नहीं है, तुर्क भाषा का स्थान फारसी भाषा ही लेगी। उसका कारण ये है कि फारसी कहीं अधिक योग्य थी और फारसी भाषा को अपनाने का एक बहुत बड़ा कारण था ईरान से संबंध, जो कि आगे चैप्टर में बताया भी जाएगा। आगे चलकर जब फारसी भाषा को राजभाषा बनाया गया, दरबारी भाषा बनाया गया, तो बड़े पैमाने पर फारसी भाषा में इतिहास का सृजन हुआ। इतिहास लिखे गए, साहित्य लिखे गए, यानी कि किताबें लिखी गईं, राजाओं महाराजाओं की जीवनियाँ लिखी गईं, आत्मकथाएं लिखी गईं, घटनाएं लिखी गईं, जिसकी वजह से धीरे धीरे फारसी साहित्य का विकास होता गया और लोगों ने फारसी साहित्य को पढ़ना शुरू करा, जिसकी वजह से फारसी आम बोलचाल की भाषा धीरे धीरे बन गई। तो इस प्रकार से हमें ये प्रस्तावना पूरे चैप्टर की थीम दे रही है कि किस प्रकार से मुग़ल काल से पहले गजनवियों ने फारसी भाषा की शुरुआत करी और किस प्रकार से मुग़ल काल में तुर्क से फारसी भाषा दरबारी भाषा बन गई। तो चलिए अब चैप्टर की शुरुआत करते हैं। आई होप सो चैप्टर को समझने में आपको बहुत अब आसानी होगी। तो देखिए, सबसे पहला प्रश्न इस चैप्टर से यहीं से बनता है कि भारत में मुग़ल आक्रमण से पहले फारसी भाषा का विकास कैसे हुआ। 2021 के क्वेश्चन पेपर में
सीधी सीधी इसी हेडिंग से क्वेश्चन आया था, चाहे तो आप क्वेश्चन पेपर देख सकते हैं कि भारत में मुगल आक्रमण के पूर्व संध्या पर फारसी भाषा तथा साहित्य का वर्णन कीजिए। तो देखिए, भारत में मुगलों का आगमन 16वीं शताब्दी में हुआ, यानी कि बाबर के आने पर 1525 के बाद भारत में मुगल साम्राज्य की नींव रखी गई। लेकिन ऐसा नहीं है कि मुगलों के आने के बाद ही फारसी का विकास हुआ। मुगलों के आने से 500 साल पहले से ही फारसी का विकास हो चुका था, यानी कि भारत की रगों में फारसी जब तक बस चुकी थी जब तक मुगल आते। तो कब भारत में फारसी भाषा का आगमन हुआ, आइए जानते हैं। तो फारसी भाषा का जो आगमन होता है वो शुरू होता है 11वीं शताब्दी में। देखिए, मैं पहले बता दूं आपको, इस किताब में बहुत सारे मिसप्रिंट हैं, बहुत सारे सन गलत हैं, तो आप इन सनों पर तो विश्वास ना कीजिए। इसलिए मैं आपको एक स्टोरी टाइप से इस चैप्टर को समझा रहा हूँ। तो यदि वीडियो आपको समझ में आ रही है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए और साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर करें। तो 11वीं शताब्दी में 11वीं सेंचुरी में उत्तर पश्चिम भारत पे गजनवियों का आक्रमण होता है। गजनवियों की अगर बात की जाए तो ये निर्जातीय रूप से तुर्क थे, यानी कि तुर्की से इनका संबंध था। लेकिन हुआ क्या, जब इन्होंने अपने आप को एक अलग वंश के रूप में स्थापित किया तो इन्होंने जो नकल मारी ना, वो मारी ईरानी राजाओं की नकल। ईरानी रंग में रंगे गुलाम थे ये, कौन? गजनवी। तो गजनवियों ने जब अपने आप को एक अलग वंश के रूप में स्थापित किया तो इन्होंने ईरानी राजाओं से जो चीज़ें समझी थी, ईरान में एक वंश था समानी वंश। ईरान में कौन सा वंश था? समानी वंश। तो ईरानी में जो समानी वंश के शासक थे, इनसे इन्होंने राजनीति समझी, इन्होंने इनसे आर्थिक चीज़ें समझी, इन्होंने इससे ही सांस्कृतिक सभ्यताएं सीखी। तो ऐसे में जब इन गजनवियों ने राजकाज संभाला तो इनके जितने भी कार्य थे उस पर ईरानी छाप दिखाई देती थी, यानी कि ईरान की ही राजनीतिक व्यवस्था, ईरान की ही आर्थिक व्यवस्था, ईरान की ही सांस्कृतिक व्यवस्था किसने अपनाई? गजनवियों ने। और ईरान में कौन से वंश का शासन था? समानी वंश का। अब क्या हुआ? अब ये हुआ कि जब ये गजनवी भारत में आएंगे, भारत पर आक्रमण करेंगे, तो ये जिन व्यवहारों का अनुपालन करेंगे उसमें धीरे धीरे जब वो ईरानी संस्कृति दिखाई देगी तो उसी का परिणाम होगा भारत में फारसी भाषा। अब फारसी भाषा जब भारत में आएगी तो क्या होगा? बड़े पैमाने पर साहित्य की स्थापना की जाएगी, यानी किताबों की स्थापना की जाएगी। और इन किताबों में क्या लिखा होगा? इन किताबों में राजतंत्र की प्राचीन ईरानी परंपराएं लिखी होंगी, न्याय के आदर्श लिखे होंगे, नौकरशाही के आदर्श लिखे होंगे, धार्मिक विषयों के बारे में लिखा जाएगा। और ऐसे में बड़े पैमाने पर इस शताब्दी में, यानी 11वीं शताब्दी में फारसी भाषा का साहित्य बढ़ने लग जाएगा। कुछ किताबों के नाम भी दिए गए हैं, अगर आपको याद होती हैं तो बहुत ही अच्छी बात है, नहीं होती तो फिर आपको और मेहनत करनी पड़ेगी। जैसे कि एक किताब है तारिक उल रसूल वल मुल्क। ये किताब पैगंबर मोहम्मद साहब और राजाओं के इतिहास के बारे में लिखी गई है। समानी वंश के संरक्षण में फिरदौसी, बहुत बड़ा नाम है फिरदौसी का। फिरदौसी ने शाहनामा यानी कि राजाओं के इतिहास को लिखना शुरू किया। इतिहास तथा पौराणिक कथाओं में और फारसी महाकाव्य में सिकंदर की कथा भी शामिल है। इतिहासकार रिचर्ड एम ईटन ये कहते हैं कि बलानी के जो प्रारंभिक इस्लामी इतिहास था ना, इसी ने ही फारसी संस्कृति को बढ़ावा दिया है। और फारसी संस्कृति को बढ़ावा देने में फिरदौसी की जो रचनाएं हैं बहुत तगड़ी रचनाएं हैं। अब क्या होता है, समय के साथ साथ जब सैन्य गतिविधियां बढ़ती हैं, व्यापारिक गतिविधियां बढ़ती हैं, तीर्थ यात्राएं बढ़ती हैं, लोग एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र में आवाजाही करते हैं, तो अपने साथ साथ अपनी संस्कृति और भाषा को भी ले जाते हैं। और बिल्कुल ऐसे ही हुआ फारसी के साथ। क्योंकि भारत के मध्य एशिया से संबंध थे, ईरानियों से संबंध थे, अफगानियों से संबंध थे, ऐसे में इस क्षेत्र से आवाजाही लगी रहती थी, जिसके परिणामतः भारत में फारसी भाषा का विकास और हुआ। धीरे धीरे दरबारों में, साहित्यकारों में, कलाकारों में, लिपिकों और सूफियों ने शक्तिशाली माध्यम से फारसी भाषा को संपर्क की एक भाषा बना दिया। 13वीं-14वीं शताब्दी में जब मध्य एशिया ईरान में मंगोल तबाही करेंगे, तब भी फारसी दरबारों की शक्तिशाली भाषा के रूप में बनी रहेगी। गजनवी सुल्तान की अगर बात की जाए तो गजनवी सुल्तान के दरबार में बड़े पैमाने पर फारसी साहित्य की रचनाएं की जाएंगी। जैसे कि कुछ किताबों के यहाँ पर भी नाम दिए गए, जैसे कि मैंने अभी बताया आपको फिरदौसी के शाहनामा। फिरदौसी के शाहनामे में दरबारी कवियों और दरबार के नियमों में के बारे में विस्तृत रूप से वर्णन किया गया है। ऐसी रिहान अल बरूनी की किताब है किताब उल हिंद, जिसने हिंदुस्तान के साहित्य के बारे में, हिंदुस्तान के इतिहास के बारे में, हिंदुस्तान की राजनीति के बारे में, हिंदुस्तान की संस्कृति के बारे में बताने की कोशिश की है। तो ऐसे अगर आप 2-4 किताबों के नाम लिख सकते हैं
तो आपका आंसर और भी अच्छा हो जाएगा। अब देखिए, फारसी भाषा की शुरुआत तो किसने करी? गजनवियों ने। लेकिन भारत में जो फारसी संस्कृति है, इसकी जड़ों को जो आगे बढ़ाया वो गौरियों ने बढ़ाया। अब जब गौरियों ने भारत पर आक्रमण किया, इसके बाद गौरियों ने कच्छ, मुल्तान, लाहौर, गंगा के मैदानी क्षेत्रों, अजमेर तथा बंगाल पर कब्जा कर लिया और 1192 में दिल्ली को भी अपनी राजधानी घोषित कर दी। तो पूरी पूरी जो दिल्ली सल्तनत का काल है ना, वो विभिन्न वंशों और सत्ता के संरक्षण का केंद्र बन गया। अब उसके बाद गुलाम वंश की भारत में स्थापना होगी और कुतुबुद्दीन ऐबक जो है भारत में शासक बनेगा। तो ऐसे में जितने भी साहित्यों का निर्माण होगा वो सारी फारसी भाषा में लिखी जाएंगी। फारसी भाषा में जो इतिहास को तारीख कहेंगे। 13वीं और 14वीं शताब्दी के दौरान भारत में फारसी में लिखे गए जितने भी इतिहास लेखन हैं, इनका बहुत तेज गति से विकास हुआ, जिसके परिणाम था फारसी भाषा और तेज गति से आगे बढ़ी। यहाँ पर कुछ किताबों के नाम दिए गए, जैसे तबाकात ए नासिरी। अगर आप किताबों के नाम याद कर सकते हैं तो बहुत अच्छी बात है, मैं बार बार इस चीज़ पर चर्चा कर रहा हूँ। आगे चलकर फारसी भाषा को जो चार चांद लगाया, वो बड़े बड़े, देखिए जितना बड़े लेखक होंगे उतनी ही उनकी भाषा भी लोकप्रिय होती जाएगी। किसी भाषा को लोकप्रिय बनाने का काम ना लेखकों का ही होता है, क्योंकि जितने बड़े पैमाने पर लेखन कला का विकास होगा उतने बड़े पैमाने पर एक नया वर्ग पैदा होगा, पाठक वर्ग, जो उस किताब को पढ़ेगा। और जब एक बहुत बड़ा पाठक वर्ग होगा तो डेफिनेटली वो उस भाषा का प्रचार प्रसार भी करेगा। और ऐसे में एक बहुत बड़ा नाम आता है भारतीय इतिहास में, जियाउद्दीन बर्नी। जियाउद्दीन बर्नी ने जो इतिहास लिखा है उसमें उसकी बहुत ही फेमस किताब है तारीख़ फिरोज शाही, यानी कि फिरोज शाह का इतिहास। इसके अलावा उसने पैगंबर मोहम्मद की जो परंपराएं हैं उसके बारे में भी लेख लिखा है। इसके अलावा उसने राजा के नियमों के बारे में भी लिखा जियाउद्दीन बर्नी ने, जहां वो बताता है कि राजा के क्या कर्तव्य होते हैं, प्रजा के क्या कर्तव्य होते हैं, राजा को निर्णय कैसे लेने चाहिए, राजा न्याय कैसे स्थापित करे। ऐसा जियाउद्दीन बर्नी ने अपनी किताब में लिखा है। वो मुस्लिम शिक्षाओं को बढ़ाने का प्रयास कर रहा है और जो राजा मुस्लिम शिक्षाओं को नहीं बढ़ा पा रहे इसके लिए वो दुख भी प्रकट करता है। ऐसी एक और बहुत बड़ा नाम आता है अमीर खुसरो का। हर एक बंदा जानता है मोस्टली, जो इतिहास से संबंध रखता है, अमीर खुसरो के बारे में। अमीर खुसरो की जो रचनाएं हैं ना, उसमें एक अलग तरीके का इतिहास शुरू किया गया। भारत में जन्मे थे अमीर खुसरो, लेकिन ये एक तुर्क थे। इन्हें ना हिंदुस्तान का तोता भी कहा जाता है। किसको? अमीर खुसरो को। बड़ी ज़बरदस्त क्लास की इनके अंदर प्रतिभा थी, जिस प्रतिभा ने भारतीय साहित्य को फारसी साहित्य में बदला और फारसी साहित्य का विकास किया, फारसी संगीत का विकास किया। खुसरो की जो किताब है वो गजनवी और गौरी दरबारों के बारे में लिखी गई है। देखिए, जब किसी की प्रशंसा में लिखा जाता है ना, तो उसे हम बोलते हैं प्रशस्ति। तो जब भी आपको हिस्ट्री में वर्ड मिले प्रशस्ति, तो आप समझ जाइएगा ये किसी की प्रशंसा में लिखा गया क्या है, इतिहास है। तो इस प्रकार से मुगल काल से पहले फारसी इतिहास लेखन का विकास होता चला गया। तो अभी तक आपने कितना पढ़ा है? अभी तक आपने ये पढ़ा है कि फारसी भाषा का जो भारत में आगमन हुआ किसकी वजह से हुआ? गजनवियों की वजह से। गजनवियों के बाद इसको विकास किसने करा? गौरियों ने करा। फिर कुछ लेखकों के बारे में बताया गया, जैसे जियाउद्दीन बर्नी और अमीर खुसरो। अब बात आएगी जब तैमूर वंश भारत में आएगा शासन करने, तो ये कैसे फारसी को आगे बढ़ाएगा। तो उत्तर भारत में तैमूर के सैन्य अभियानों ने दिल्ली की राजनीतिक सत्ता को पूरी तरीके से क्या कर दिया? प्रतिस्थापित कर दिया। सत्ता पलट दी, तखत पलट हो गया। और ऐसे में फारसी साहित्यिक जो किताबें थीं, इनका संरक्षण भी क्या हो गया? कमज़ोर हो गया। तैमूर के शासनकाल के बाद दिल्ली सल्तनत का सांध्यकाल शुरू होता है, यानी कि तैमूर के शासन के बाद दिल्ली का जो शासनकाल है उसे हम अंधकार का युग कहते हैं। इस शताब्दी को एक बहुत लंबी शताब्दी के नाम से जाना जाता है, क्योंकि कोई भी ना एक बड़ी सत्ता नहीं होगी, कोई भी ऐसा राजा नहीं होगा। देखिए, जब भी हम कहेंगे ना इस काल में ही अंधकार का युग है, तो पता क्या होगा? कोई एक बड़ा राजा नहीं होगा जो पूरी प्रजा को एक साथ लेकर चले। अर्थव्यवस्था डामाडोल हो जाएगी, राजनीतिक व्यवस्था बिल्कुल बेकार हो जाएगी और लोग अराजकता जैसा जीवन जिएंगे, हर तरफ हिंसा और मारकाट होगी। तो हम कहेंगे कि ये शताब्दी कैसी है? संकटों की शताब्दी है। तो कुछ लोगों का ये कहना है कि तैमूर के बाद जो दिल्ली सल्तनत काल के लिए शताब्दी रही वो कैसी रही? अंधकार की। तो कुछ विद्वानों का कहना नहीं, भले ही इस काल में कुछ ना हो पाया हो, लेकिन फारसी का दबदबा बना रहा। फारसी अब भी उच्च वर्ग की भाषा बनी रही। अन्य क्षेत्रीय भाषाएं भी अपना अपना काम कर रही थीं, लेकिन फिर भी राजनीतिक, प्रशासनिक, धार्मिक, भक्ति, साहित्यिक और दार्शनिक परंपराओं में फारसी ही एक बहुत बड़ी भाषा बनी रही। आगे हमें यह बताया जा रहा है कि जब दिल्ली में
राजपूतों का शासन आएगा। तो जब राजपूतों का शासन आएगा तो हमें एक भी किताब ऐसी नहीं मिलेगी जो किस में लिखी गई हो, फारसी में। अब ऐसे में अन्य भाषाओं का क्या हो जाएगा, इतिहास शुरू हो जाएगा। लेकिन आगे चलकर फिर भी कुछ किताबें ऐसी लिखी गई हैं, कुछ किताबों को संरक्षण दिया गया है। मुस्लिम इतिहास जो इतिहासकार थे, मुस्लिम जो लेखक थे, उनको संरक्षण दिया है। कहाँ पर, मालवा, जौनपुर, गुजरात, कालपी और दक्खन, यहाँ पर इनकी कलाओं को सम्मान दिया गया है। तो ऐसे में कुछ किताबें यहाँ पर लिखी गई हैं, जैसे तारीख़ मुहम्मदी, ये कालपी का इतिहास है जो जुजानी के इस्लामिक दुनिया के इतिहास की अवधारणा पर आधारित है। ये वंशावलियों के बारे में बता रहा है। इसी प्रकार से अब्दुल मलिक ने एक किताब लिखी है काव्यात्मक यानी कि पोइट्री रूप में, फुतुह अस-सलातीन यानी कि सुल्तानों की विजय, जिसमें राजाओं के बारे में बताया गया है। और महमूद गजनवी को एक आदर्श राजा बताया गया है, जिसने भारत पर 17 बार आक्रमण किया। वो बहुत ही अच्छा आदर्श राजा था। अब देखिए, किसी भी भाषा का विकास जब हो सकता है, कब, जब उसकी एक डिक्शनरी हो, जिसका एक शब्दकोश हो। अब बात आती है फारसी भाषा के शब्दकोश की। तो फारसी भाषा के शब्दकोश का इस्तेमाल अब भाषा सीखने को और सिखाने के लिए किया जाने लगा। उसकी लिपि को लिपिबद्ध किया गया और इसे हाइपर लैंग्वेज कहा गया। 1419 में 1419 में काजी बहरुद्दीन मोहम्मद दहलवी ने, जिन्हें धारवाल भी कहा जाता था, इन्होंने एक किताब लिखी अदत अल फुजाला यानी कि विद्वानों की युक्ति। वे मूल रूप से दिल्ली के निवासी थे और जौनपुर की ओर प्रवास कर गए। इसके बाद मध्य प्रदेश के धार में जाकर बस गया और यहीं से इनका नाम धारवाल पड़ गया। 1433 में बहरुद्दीन इब्राहिम द्वारा एक किताब लिखी गई फरंग आ जफन गोया ऊ जहान पोया। ये उन पहले शब्दकोशों में एक से था जिसमें बड़ी संख्या में यानी कि लगभग 5170 शब्द शामिल किए गए थे इसमें। यानी कि अब फारसी भाषा का व्याकरण तैयार हो रहा है, फारसी भाषा की शब्दावली तैयार हो रही है, फारसी भाषा की डिक्शनरी शुरू हो रही है, जिससे फारसी भाषा का विकास और तेज गति से होगा। बताया जाता है कि भारत में संकलित जो पहली फारसी शब्दकोश था उसका नाम था फरंग ए कवास, जिसमें हिंदवी के केवल 8 ही शब्द थे। बाद में कुछ और भी डिक्शनरियों का निर्माण किया गया जो हिंदवी से बिल्कुल अलग थे। जैसे कि बताया जाता है, क्या बताया जाता है कि कुछ डिक्शनरी ऐसी थी जिसमें नातेदारी के पदों के शब्दों के बारे में बताया गया था, समय के बारे में बताया गया था, खगोल विद्या के बारे में बताया गया था, चिकित्सा, वनस्पति शास्त्र और कृषि से संबंधित शब्दों के बारे में बताया गया था। 1378 में एक किताब और लिखी गई फरंग ए लिसान उ शुआरा, जिसे कवियों की भाषा का शब्दकोश कहा जाता है। यानी कि यदि आप कविताओं में रुचि रखते हैं तो आपको ये डिक्शनरी पढ़ लेनी चाहिए। तो मुगल से पहले की जो शताब्दियाँ थी यानी कि सन 1000 से लेकर सन 1500 तक, चाहे राजनीतिक क्षेत्रों, आर्थिक क्षेत्रों, सामाजिक क्षेत्रों, सांस्कृतिक क्षेत्रों, हर जगह विविधताएं थी। ऐसा नहीं है कि हर जगह फारसी भाषा थी। बहुत सारे भाषाई वर्ग थे, संस्कृत, अरबी, फारसी, अपभ्रंश, क्षेत्रीय भाषा, हिंदवी भाषा, कई प्रकार की भाषाएं बोली जाती थी। लेकिन फिर भी कौतूहल का जो विषय था वो फारसी भाषा को लेकर था। लेकिन ऐसा नहीं है कि संस्कृत का बिल्कुल लोप हो गया हो। संस्कृत भी अब भी एक बड़ी भाषा के रूप में बनी हुई थी, हर क्षेत्र में जगह जगह बोली जाती थी। अब जब बहुत सारी भाषाएं होंगी तो बहुत सारी भाषाओं में बहुत सारे साहित्य भी होंगे। अब जब बहुत सारे साहित्यों का निर्माण होगा तो बड़े पैमाने पर विभिन्न विभिन्न शैलियों का विकास भी होगा। राजतंत्र में जिस राजा को संरक्षण मिलेगा वो राजा अपने संरक्षण में इतिहास की रचना करवाएगा और राजा जिस भाषा को बढ़ावा देगा उसी भाषा के साहित्य आगे बढ़ेंगे। तो यदि इस चैप्टर से ये प्रश्न बने कि मुगल काल से पहले फारसी भाषा का विकास किस प्रकार से हुआ, तो आप कैसे इस प्रश्न का उत्तर देंगे? तो आप बताएंगे कि फारसी भाषा की शुरुआत कहाँ से होती है? गजनवियों के आक्रमण से। इसके बाद गौरियों के समय में इसे और आगे बढ़ाया जाता है। कुछ लेखक जैसे कि जियारुद्दीन बर्नी और अमीर खुसरो के बारे में बताएंगे। बिल्कुल हेडिंग टू हेडिंग लेकर चलना ताकि आंसर आपका अच्छे से अच्छा हो सके। फिर तैमूर के बारे में बताएंगे आप कि तैमूर के समय में फ़ारसी का विकास कैसे हुआ, और आफ्टर डैट फ़ारसी शब्दकोश ने किस प्रकार से फ़ारसी भाषा का और ज़्यादा विकसित किया। तो ये मुग़ल काल से पहले फ़ारसी भाषा का क्या था, विकास था। आगे चैप्टर में बताया जाएगा कि फ़ारसी भाषा में जो इतिहास लिखे गए हैं उन इतिहासों का क्या उद्देश्य रहा, मुग़ल काल में इसका विकास कैसे हुआ। इसके साथ साथ कुछ आपको
किताबों के नाम भी बताए जाएंगे, कुछ लेखकों के नाम भी बताए जाएंगे, जिसकी चर्चा हम इस चैप्टर के पार्ट 2 में करेंगे। तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। कमेंट करके ज़रूर अपनी प्रतिक्रिया दीजिए कि आपको ये चैप्टर समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है। यदि नहीं आ रहा है तो भी आप बताइए, ताकि अगली वीडियो में सुधार हो सके। तब तक के लिए धन्यवाद।